डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और पॉलिटिकल साइंस की इस लेक्चर सीरीज में जहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये आपके बीए के सिलेबस में मेंशन है, प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी। तो आज के वीडियो का जो डिस्कशन होने वाला है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू लेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती क्या हैं, या सिक्योरिटी के क्या क्या डायमेंशन है सिक्योरिटी की। इस तरीके का एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल कंट्री या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो शामिल थी कंट्री वो, या लेस डेवलप्ड स्टेट जहाँ पर लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसके बाद से 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी की डायमेंशन करेंगे उसमें हम ट्रेडिशनल डायमेंशन एंड नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशन को इंक्लूड करेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या थे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या थे, एज वेल एज जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो क्या है। जो 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम इस तरीके से इसका डिवीजन करेंगे 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। लास्ट में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल्स भी लेंगे और जो हमारे और जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ एग्जाम्पल्स रहे हैं उनको लेते हुए हम इसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है और आपके स्टडी में हेल्प कर रहा है जरा सा भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से मुझे फीडबैक मिलेगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो की रीच आउट भी बढ़ेगी। आपकी हेल्प और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब इट गाइस। थैंक्स फॉर दी सपोर्ट। शुरू करते हैं अपने वीडियो को फर्दर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है आखिरकार ये होता क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो थर्ड वर्ल्ड में आती हैं। तो आप ये मैप, होप्स कि मैप विजिबल है आपको क्लियरली। जो ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ना, जो ग्रीन कलर की कंट्रीज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं थर्ड वर्ल्ड को। अब इन्हें थर्ड वर्ल्ड कहते क्यों हैं? तीसरी दुनिया। इस तरीके आपको पता है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो 2 पावर ब्लॉक्स थे। अगर आपने कोल्ड वॉर पढ़ा है तो कोल्ड वॉर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि 2 पावर ब्लॉक्स थे। एक यूएसए ने लीड किया था जिसमें वेस्टर्न यूरोप भी शामिल था, और दूसरा एक रसिया या यूएसएसआर ने लीड किया था जिसमें ईस्टर्न यूरोप शामिल था। तो 2 पावर ब्लॉक्स थे। और ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम अभी कहते हैं, ये वो कंट्रीज थे जो इन कॉलोनियल मास्टर से अभी अभी इंडिपेंडेंस पाई थी, अपनी अपनी स्वतंत्रता गेन की थी। वो अफ्रीकन नेशंस थे, एशियन नेशंस थे, लैटिन अमेरिकन नेशंस थे। इन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस पाई थी, और ये इन दोनों पावर ब्लॉक्स में की जो पावर पॉलिटिक्स थी उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन रखना चाहते थे। तो एक तरीके से इन सोसाइटीज़ को पोस्ट थर्ड वर्ल्ड कहा गया। तो ये पिक्चर आप जब भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आए, ये इस तरीके की पिक्चर ज़रूर विजुअलाइज करना, आपको ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। तो अब और देखते हैं, एक और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं थर्ड वर्ल्ड से रिलेटेड। जो थर्ड वर्ल्ड का परसेप्शन है बेसिकली, इसको 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो कंट्रीज थी, ये जो कॉलोनियल मास्टर थे उनके द्वारा इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की थी। कुछ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, कुछ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और कुछ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस तरीके से ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ थी। इसके बाद से दूसरा इनका है, ये नॉन अलाइंड कंट्रीज थे। नॉन अलाइंड का मतलब है कि ये कंट्रीज जो 2 पावर ब्लॉक्स की जो पॉलिटिक्स थी उससे उसमें शामिल नहीं थे, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रेफर किया गया। और तीसरी एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, ये सारा क्या है, ये लेस डेवलप्ड था, ये ट्रेडिशनल तरीके से होता था। तो इस तरीके से आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
पोस्ट कॉलोनियल वर्ड को देखा जाए तो ये वो कंट्रीज थी जो डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस से इमर्ज हुई थी, और ये ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ पर लोकेटेड थी? लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में। और जो जो ये न्यू स्टेट ऑफ फॉर्मेशन था, न्यू स्टेट ऑफ फॉर्मेशन जो शुरू हुआ था आपका डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस से, और ये डीकोलोनाइज्ड किससे हुए थे? जो ग्रेट पावर्स थे उस टाइम की, ग्रेट एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे स्पेनिश, पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर्स से, तो इस तरीके से ये पोस्ट कॉलोनियल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर हम बात करें, ये पोस्ट कॉलोनियल में तो हमें समझ आ रहा है कि क्या सीन था, लेकिन जब सिंपली अगर आप कह सकते हैं कि जब तक ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ था या वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे, इसके पहले तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सिंपल मीनिंग क्या होता था? जो ये यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिटिक्स होती थी, जो यूरोपियन ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते थे पहले, बिफोर द एंड ऑफ दीज एम्पायर। जब ये एम्पायर्स एंड होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, कंट्रीज धीरे धीरे फ्रीडम गेन करती हैं, इसके पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब होता था यूरोपियन ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डायमेंशन है थर्ड वर्ड का, वो है नॉन अलाइंड वर्ड। तो नॉन अलाइंड वर्ड, जैसे कि आपने देखा कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज को रिफर किया जाता था जो किसी भी पावर ब्लॉक्स के पार्ट नहीं थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड या कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट, एंड सेकेंड वर्ल्ड दैट वर द कम्युनिस्ट स्टेट एंड लेड बाय द सोवियत यूनियन। तो ये थर्ड वर्ल्ड क्या थे? ये किसी भी ग्रुप के पार्ट नहीं थे, किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं था। इनको रिफर करने के लिए थर्ड वर्ल्ड यूज किया गया। So third word concerned primarily in the impact of East-West superpower politics. जो East और West का super power politics चल रहा था, तो इन यहाँ पर जो कंट्रीज इस ईस्ट वेस्ट सुपर पावर पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थे, उनको रिफर करने के लिए ये यूज किया गया। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ये नॉन अलाइंड वर्ड या थर्ड वर्ड का ये नॉन अलाइंड डायमेंशन क्या है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका शेप लेता है 1955 में बैंडंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, जिसमें 29 कंट्रीज शामिल होती हैं, और कुछ एशिया से थी, कुछ अफ्रीका से थे, कुछ मिडिल ईस्ट से थे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बाद में और भी बढ़ जाता है। लीस्ट डेवलप वर्ल्ड, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हम नॉर्थ साउथ एक्सिस को डिस्कस करते हैं। नॉर्थ वो कंट्रीज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, ज़्यादातर कैपिटलिस्ट वेस्टर्न या कम्युनिस्ट ईस्टर्न वेस्ट को, जो जिनका इंडस्ट्रियल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्नाइज्ड था। और साउथ उन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो पुअर कंट्रीज हैं। तो ये नॉर्थ साउथ एक्सिस, जो ये नॉर्थ साउथ रिलेशन को रिफर करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए भी थर्ड वर्ल्ड या लेस डेवलप्ड वर्ल्ड को रिफर किया गया। और ये थर्ड लीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड कौन था? ये साउथ एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। नॉर्थ साउथ में डायलॉग में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है डिटेल में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। So struggle in this third world involve search for economic security through consolidation of strategies to provide better bargaining capabilities। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा स्ट्रगल जो ये थर्ड वर्ल्ड था, जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी थे, जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड थे, या जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, इनके सामने सबसे बड़ा स्ट्रगल था अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को गेन करना। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो इन्होंने गेन कर ली थी, लेकिन अब इनके सामने चैलेंज था इकोनॉमिक सिक्योरिटी को गेन करना, अपनी जो बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज है उसको इंक्रीज करना, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप बनाना शुरू किया, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जैसे ग्रुप 77, G77, या स्मॉलर ग्रुप 19। इस तरीके से कई सारे इन्होंने ग्रुप बनाना शुरू किया और अपनी कलेक्टिव वॉइस रखना शुरू किया। तो आपको थर्ड वर्ड क्या है और हम इसे 3 डायमेंशन से कैसे डिस्कस कर सकते हैं? पहली पोस्ट कॉलोनियल, दूसरी नॉन अलाइंड वर्ड, एंड तीसरी लेस डेवलप्ड वर्ड। इन 3 तरीके से हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री को डिस्क्राइब करेंगे। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझ में आया कि क्या चीज़ है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है इनका सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। थर्ड वर्ड हमें समझ में आ गया कि कौन सा एरिया है। अब ये एरिया वो है, थर्ड वर्ड जो आपका अब हमें समझना है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी मेन। जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी थी, जो लेस डेवलप्ड थी, लेस मॉडर्नाइज्ड थी, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी थी, कॉलोनियल रूल की लेगेसी को अभी तक हो रहे थे ये लोग, जिनके रिसोर्सेज का खूब एक्सप्लॉइटेशन हुआ था कॉलोनियल रूल के दौरान में। और यहाँ पर और तीसरी डायमेंशन ये नॉन अलाइन थे, मतलब किसी भी पावर ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं थे, तो इन्हें कोई सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई डेवलपमेंट इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पे बहुत से तरीके के कंसर्न्स देखने को आपको मिलेंगे। हम इन्हें दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी हो गई आपकी, जो सैनिक शक्ति के, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसके जो मिलिट्री चैलेंजेस थे, क्योंकि ये कंट्रीज थी जो ना तो नाटो के सदस्य थे और ना ही वार्सा पैक्ट के सदस्य थे, तो इनकी मिलिट्री भी उतनी स्ट्रांग और कैपेबल और मॉडर्नाइज्ड नहीं थी, इनकी नेवी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वेपन्स इतने मॉडर्न नहीं थे, न्यूक्लियर पावर नहीं थी इनके पास, तो इनके पास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे क्या चीजें आती हैं, जैसे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गए, पॉवर्टी की जो सिचुएशन था, इलिटरेसी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, सोशल इशूज, कल्चरल इश्यूज जो चल रहे थे, एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये सारे इनके क्या थे, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो अब हम इन्हें ये दो डायमेंशंस होंगे, इन दो डायमेंशन से इनको समझा जाएगा, और इन दो डायमेंशन को समझते हुए हम इन्हें चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम थी उन्हें हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, रीजनल एंड इंटरस्टेट या इंटरनल प्रॉब्लम। अब ये कंट्रीज की सिचुएशन आप समझ सकते हो कि क्या होगी, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होंगी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फोर सिक्योरिटी कंसर्न है मेन, आप देखेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। और हम इन्हें दो डायमेंशन से समझ रहे हैं। आप ट्रेडिशनल नोशंस, सिक्योरिटी की दो नोशंस हुए या दो डायमेंशन है, ट्रेडिशनल नोशन है एक, नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल में जैसे मिलिट्री थ्रेट हो गया आपका, एक्सटर्नल वॉर हो गया विथ नेबर्स या अदर कंट्रीज, इंटरनल वॉर हो गया। इस तरीके से ये जो मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं उसको ट्रेडिशनल नोशंस डायमेंशन में रखते हैं सिक्योरिटी की। जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, उस ये बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन का इशू, हेल्थ एपिडेमिक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी नॉन ट्रेडिशनल में। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न या इंटरनेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कैसे है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। हम ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो हम ये है डिफेंस, पहला हम ट्रेडिशनल डायमेंशन से समझेंगे। सो डिफेंस कैपेबिलिटीज का सबसे बड़ा इशू है। तो जो आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपको पता है कि उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज मैच नहीं करती है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड या सेकेंड वर्ल्ड है उनके साथ मिस मैच करती है जो थर्ड वर्ल्ड की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो। तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू आता है मिलिट्री सेंस में, कि डिफेंस कैपेबिलिटीज इनकी इतनी स्ट्रांग ना होने की वजह से ये अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है या अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। So defense capabilities and deterrence posture adopted by state against the threat from each other under the condition of strategic interdependence. जब आप फॉर एग्जाम्पल आप और आपका नेबर है, अगर आप उतने पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू योर नेबर, तो आप क्या रहेंगे, आप हमेशा दबकर रहेंगे और अपनी जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कार पार्क करनी है अपनी,
तो आप कहीं इधर उधर नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। जो पावरफुल लोग होते हैं आप देखते हैं वो रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, कोई भी एरिया इंक्रोच कर लेंगे, कहीं पे भी कार पार्किंग कर देंगे, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, वो डिटरेंस कर सकते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज का यूज कर सकते हैं आपके अगेंस्ट में। तो कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज मैच नहीं करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, फर्स्ट वर्ल्ड या सेकेंड वर्ल्ड के साथ में, तो उन्हें हमेशा थ्रेट रहता है और वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है उसके तहत वर्क नहीं कर पाती हैं, राइट। और ये स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस मतलब जो रिलेटिव पावर है और जो डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशन है उनकी जो रिलेटिव पावर है वो मिसमैच करती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ये हो गया आपका मिलिट्री सेंस में। साथ ही साथ जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी और जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज है वो भी मिसमैच है या मैच नहीं करती है। तो यहाँ पर भी ये कंट्रीज क्या रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। साथ ही साथ अदर जैसे अब इसका चीज आपको इंटरनेशनल थ्रेट कहाँ देखने को मिलेगा, जब न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि डिटरेंस अगेंस्ट दी जो न्यूक्लियर वेपन का डिटरेंस था इसके अगेंस्ट में ही नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने, इंडिया ने, इराक ने, इन सब ने अपने जो सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी डिलेमास के जो नेरेटिव्स थे वो डेवलप किए और इन्होंने न्यूक्लियर काउंटर रिस्पॉन्स डेवलप किया, साउथ कोरिया ने, ताइवान, पाकिस्तान एंड इसराइल में। तो आप देखेंगे इंडिया इंडिया ने भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम किया और न्यूक्लियर वेपन्स को अचीव किया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अचीव किया, वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर ही था। इसके लिए आप देखेंगे पाकिस्तान ने गेन किया, इधर चाइना ने गेन किया। तो आप देखेंगे ये सारे ये जो डेवलपमेंट है ये सिक्योरिटी को लेकर ही किए गए। तो सब सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न समझ आया आपको मिलिट्री उसमें। अब इसमें नॉन जो ये आपकी नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशन है इसको भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सारी चीजें जोड़ सकते हैं। ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी नेक्स्ट है, ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी ऑफ कंसर्न ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये क्या है, ट्रांसनेशनल का मतलब है कि जो नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर जो होना। सी, आप इंटरनेशनल एक बड़ा डोमेन हो गया, ट्रांसनेशनल इसमें एक छोटा डोमेन हो गया। तो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी मतलब ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जो कॉमन कंसर्न्स ऑफ मैनकाइंड माने जाते हैं, जो एक या दो कंट्री की बात नहीं होती के कंसर्न की बात नहीं होती, बट कि कई सारे कंट्रीज के कंसर्न की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस या इलीगल माइग्रेंट्स का बात किया जाए, तो जैसे हम रोहिंग्याज इशू का बात करें, रोहिंग्याज रिफ्यूजी क्राइसिस की बात करें, तो ये कैसे सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है साउथ एशिया में। हालांकि ये है आप रोहिंग्याज आप देखेंगे जो इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ म्यांमार है, आप देखेंगे कि इंडिया के लिए भी थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए भी, या इधर जो ईस्ट एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए भी क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक तरीके से कैसे ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग में पता है आपको, पता है यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, इसको क्रीसेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, ईरान हो गया आपका यहाँ पर, तो ये सब यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। आप देखेंगे पंजाब में बहुत बड़ा इश्यू रहता है ड्रग ट्रैफिकिंग का। इसी तरीके से आप यहाँ से आकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड हो गया आपका, असम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़े कंसर्न माने जाते हैं। तो ये एक या दो कंट्री का इश्यू नहीं है, ये ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं। इसी तरीके से इंसर्जेंसी हो गया आपका, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो गया, स्प्रेड ऑफ डिजीज हो गया, ह्यूमन राइट्स का इशू हो गया, वुमेन राइट्स का इशू हो गया, साथ ही साथ इलीगल प्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ नार्कोटिक्स या ड्रग्स का इशू हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी का इशू हो गया, साइबर वॉर का जो अभी प्रेजेंट के ये
नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, ये सारी, या लार्ज स्केल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, ये सारे ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी इशू क्रिएट करते हैं, स्पेशली कहाँ पर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। टेररिज्म का इशू हो गया ये। अब आते हैं रीजनल सिक्योरिटी। सो रीजनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कैसे है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। रीजनल सिक्योरिटी का मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर सब रीजन या रीजन का इंडिजिनस होता है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होता है। पर्टिकुलर रीजन जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, कुछ प्रॉब्लम है जैसे साउथ एशिया में प्रेजेंट है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका का प्रॉब्लम हो गया, या वेस्ट या साउथर्न अफ्रीका का प्रॉब्लम हो गया, सेंट्रल एंडियन का प्रॉब्लम हो गया, कैरिबियन कंट्रीज का प्रॉब्लम हो गया। तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक रीजन पे लोकेटेड है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अरब वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल अरब वर्ल्ड, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पैलेस्टीनियन इशू है, इसका क्वेश्चन है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहता है, और आप देखेंगे कि इसकी वजह से वहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। जो अरब वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पर इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, इसराइल, पैलेस्टीन और सऊदी अरेबिया और इन सब कंट्रीज में। तो ये एक पर्टिकुलर, तो इसे कहेंगे रीजनल सिक्योरिटी का कंसर्न होना। साथ ही साथ देखेंगे कि साउथ एशिया में, जैसे आप देखेंगे तो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर आप देखते हैं एक एक रीजनल इनसिक्योरिटी का, इनस्टेबिलिटी का इश्यू बना रहता है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको लेकर इशू बना रहता है, सिक्योरिटी कंसर्न करते हैं। ऐसे ईरान और इराक का रीज़न ले सकते हैं, इसराइल और सीरिया का रीज़न ले सकते हो, इथियोपिया और सोमालिया का रीज़न ले सकते हो। ये सारे रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न अ, अ, को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो, और ये प्रॉब्लम और इनहेंस कब हो जाती है, जब आपके डेवलप्ड नेशंस यहाँ पर वेपन सप्लाई करते हैं अपने कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए, और तब ये प्रॉब्लम और भी खतरनाक हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी डायमेंशन होती है जो अब डोमेस्टिक स्ट्राइफ या इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हो गया, या रिवॉल्यूशनरी थ्रेट दिया गया एग्जिस्टिंग रिजीम को। फॉर एग्जांपल म्यांमार में मिलिट्री कूप होता है, या श्रीलंका में जो तमिल जो सेशनिस्ट मूवमेंट चलता है, या फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि पहले सेशनिस्ट मूवमेंट चला करता था, आज़ाद कश्मीर की डिमांड जो होती थी, ये हो गया। श्रीलंका का तमिल सेशनिस्ट हो गया। इस तरीके के जो जो इश्यूज हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी से आते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं थर्ड वर्ल्ड में, जैसे कि आपका फर्दर आप देखेंगे यमन हो गया, यमन में जो सिविल वॉर चलता रहता है। तो कंट्री के अंदर में, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही इंसर्जेंसी होना, टेररिज्म होना, सिविल वॉर होना, या रिवॉल्यूशनरी थ्रेट होना टू एग्जिस्टिंग रजीम को, तख्ता पलट हो कर देना, ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर ऐसे इश्यूज तब आते हैं जब कॉम्पिटिंग आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कम्युनल वायलेंस होना हिंदू और मुस्लिम को लेकर। सो ये क्या है, इंटरनल इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। और फॉर एग्जांपल ये इशू इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये जो एग्जिस्टिंग रजीम है उसको थ्रेट पहुंचाने लग जाए, तो ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। इसी तरीके से एथनिक माइनॉरिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे नागालैंड में आप देखेंगे कि नागालिज्म नया नागालैंड की डिमांड करते हैं, एक सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे कैसे इंसर्जेंसी होती है, सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। तो ये जो एथनिक माइनॉरिटी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, स्ट्रगल चलता रहता है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पहुंचाता है। तो इंसर्जेंसी हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गया, टेररिज्म हो गया, कूप्स एंड काउंटर कूप्स हो गए, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को। तो होप्स हो कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी वाला डायमेंशन भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमारे चारों डायमेंशन, नेशनल, ट्रांसनेशनल, रीजनल एज वेल एज इंटरनल, ये हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, उनको डिस्कस किए हैं। और हमें इसको दूसरे तरीके, और जब भी हम ये चार कैटेगरी डिस्कस करेंगे उसमें हम ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी दोनों को कंसीडर करेंगे। समझ गए आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नॉन ट्रेडिशनल का मुद्दा लें, इन्वायरमेंट।
तो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये थ्रेट कैसे है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्रीन हाउस गैसेस का इश्यू होना। और ये रीजनल लेवल पे कैसे आ जाएगा? रीजनल लेवल पे जैसे कि साउथ एशिया में आप देखेंगे मानसून पैटर्न का चेंज होना। मानसून जो है पैटर्न वो यूरोप में नहीं एग्जिस्ट करता, ये पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो ये वहाँ का प्रॉब्लम है कि जो मानसून पैटर्न है वो डिसरप्ट हो रहा है, तो ये रीजनल समस्या बन जाती है। तो इस तरीके से जब चारों कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे तो हम उसे ट्रेडिशनल एज वेल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशंस के साथ में डिस्कस करेंगे। समझ आया आपको ये? तो अब आप कंक्लूड करते हैं अपने आज के डिस्कशन को कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो इनकी जो प्रॉब्लम है फॉर सिक्योरिटीज जो हमने डिस्कस की, ये ओवरलैपिंग और इंटरैक्टिव है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप ये कह सकते हैं। सो अब ये पूरा आप एक समराइज किया गया है कि इनका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं एक जगह पे फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम आती है, एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम आती है, तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये अपना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में, और इनका सलूशन कैसे मिलेगा? जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, तो इनके इनके लिए सॉल्यूशंस हम एक यूनाइटेड फ्रंट से ला सकते हैं। एक एक हमें कॉमन या यूनाइटेड फ्रंट का मतलब है एक हमें डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाना होगा इसके लिए। जैसे कि नैम एक प्लेटफॉर्म है, नैम का ऑब्जेक्टिव उस टाइम क्या था कि हमें पावर पॉलिटिक्स, ब्लॉक पावर पॉलिटिक्स से दूर रहना है। लेकिन अभी अब कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया है, बाईपोलर वर्ल्ड तो बचा नहीं है अब, तो अब जैसे नैम का रिलेवेंस कम हो गया है, तो नैम को, जो नैम रिप्रेजेंट करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज को, तो नैम एज अ प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए। किस लिए? ताकि इसलिए करना चाहिए ताकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को कलेक्टिवली रख पाए। इसके लिए और भी ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि ग्रुप 19 हो गया आपका। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनका हमें इस्तेमाल करके हमें इनके लिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहिए। और इसके लिए चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को पूल करो। इसमें जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए। सो होप सो गाइस कि आज जो हमने पढ़ा है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये आपको समझ में आया होगा और आपके पास पर्याप्त कंटेंट है आपके पास जो आप आंसर राइटिंग एग्जाम में कर सकते हो। दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ, एक आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और उससे बड़ी चीज़ है, उससे उससे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप आंसर अपने आप लिख लेंगे। तो कैसा लगा आप आज का वीडियो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक मुझे ज़रूर देना प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका छोटा सा भी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट इट एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। और आपके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन ही मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो और दूसरों को भी बोल सकते हो इसको सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट ज़रूर कर सकते हो। आपके कमेंट और लाइक से मेरी वीडियो को रीच बढ़ेगी एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प मी टू रीच अपनी रीच बेसिकली बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज माई रीच। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो पहले चाहिए, अदरवाइज़ तो मैं अपने हिसाब से चलूँगी। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे ईमेल के थ्रू, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करो ताकि आपको अपडेट मिलते रहें वीडियोस के बारे में। और मुझे ईमेल के थ्रू अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपको हम कांटेक्ट कैसे करें, तो आप इन दो के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ प्रोवाइड करने की बात, तो बहुत जल्दी हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जहाँ पर ये सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। उसके लिए बट आपको मुझे थोड़ा सा फेवर करना होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा गाइस।
And yes, so thanks for watching. See you in the next video. Tab tak ke liye bye bye. Take care and keep learning, keep exploring.